गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम एमए फाइनल का भारत में लोक प्रशासन पेपर पढ़ रहे हैं। इस पेपर में हमने पिछले वीडियो में लोक उपक्रमों के अर्थ, विशेषताओं, लोक उपक्रमों की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों की उपलब्धियों के बारे में। बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है और देश का वर्तमान औद्योगिक तथा आर्थिक ढांचा एक सीमा तक सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान का परिणाम है। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान का अध्ययन हम कुछ बिंदुओं से कर सकते हैं, जिसमें पहला जो है वह है राष्ट्रीय आय में योगदान। सार्वजनिक उपक्रमों की निरंतर वृद्धि के कारण उनका देश की शुद्ध आय में योगदान बराबर बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो बिंदु है वह है पिछड़े व अविकसित क्षेत्रों का विकास। सार्वजनिक उपक्रमों का भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरा महत्वपूर्ण भारत के पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों का विकास करना है। मार्च 1994 के अंत में सार्वजनिक उपक्रमों पर जितना विनियोग किया गया था उसका 55% भाग देश के 10 पिछड़े एवं अविकसित राज्यों में लगा हुआ है। नागालैंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व बिहार सार्वजनिक क्षेत्र के सामाजिक कार्यों में 3147 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तीसरा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना होने के बाद देश में रोजगारों में वृद्धि हुई है, जिससे बेरोजगारों की समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। सन 1964 व 68 में सार्वजनिक उपक्रमों में 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। चौथी जो हमें इसका बिंदु है वह है आधारभूत तथा पूंजीगत उद्योगों का विकास। बच्चों, सार्वजनिक उपक्रमों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आधारभूत एवं पूंजीगत उद्योगों के विकास में रही है। इस क्षेत्र में लोहा एवं इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन एवं उर्वरक उद्योग, भारी मशीन उद्योग, परिवहन सेवाओं आदि का विकास हुआ है। आज भारत में अनेक वस्तुएं ऐसी बनने लगी है जिनका पहले कोई उत्पादन नहीं होता था, जैसे सुरक्षा की साज सज्जा, जहाज रानी, पानी के जहाज, अस्त्र शस्त्र, उपभोक्ता वस्तुएं, घड़ियां आदि। अगला जो बिंदु है वह है निर्यात में योगदान। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निर्यात वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। 1970-71 में सार्वजनिक उपक्रमों का निर्यात में भाग केवल 12.3% था, जो 93-94 में बढ़कर 26% हो गया। सार्वजनिक उद्यमों द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान 1965-66 में 35 करोड़ रुपए था, जो 1995-96 तक बढ़कर 1511 करोड़ रुपए हो गया है। अगला जो बिंदु है वह है लघु व सहायक उद्योगों के विकास में योगदान। बच्चों, देश में बहुत से लघु एवं सहायक उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक उपक्रमों के निर्देशन एवं सहायता में की गई है और अब इस प्रकार से निर्देशन एवं सहायता में स्थापित इकाइयों की संख्या 607 के लगभग हो गई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बिंदु है वह है बीमार मिलों के पुनर्वास की सहायता। सार्वजनिक उपक्रमों में बीमार मिलों के पुनर्वास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम इस संबंध में आजकल 154 मिलों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है, जिनके पुनर्वास में वह करोड़ों रुपए व्यय कर रहा है। इसके अलावा अगला जो बिंदु है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में सहयोग। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रमुख योगदान आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में सहयोग देना है। भारतीय इस्पात उद्योग के विभिन्न उपकरणों व संयंत्रों के निर्माण में भारत एक सीमा तक आत्मनिर्भर हो गया है।
बहुत सी मशीनरी व इंजीनियरिंग का सामान अब आयात नहीं किया जाता है। सामरिक उर्वरकों के उत्पादन भी काफ़ी बढ़ गया है। जहाजरानी और पानी के जहाज अब भारत में बन रहे हैं। इस्पात के उत्पादन में भी सार्वजनिक क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है। विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ अब भारत में ही मिल जाती है। यह सब सार्वजनिक उपक्रमों के क्षेत्र में विस्तार का परिणाम। बच्चों, अब हम बात करेंगे सार्वजनिक उपक्रमों में लाभदायकता कम होने के कारणों के बारे में। वर्तमान समय में बच्चों सार्वजनिक उपक्रमों में लाभदायकता कम होती जा रही है। इसके कुछ कारण हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे, जिसमें पहला है क्षमता का अपूर्ण उपयोग। सार्वजनिक उपक्रमों की लाभदायकता कम होने का एक कारण क्षमता का अपूर्ण उपयोग है। दूसरी है कर्मचारियों के वेतन भत्ते अधिक होना। सार्वजनिक उपक्रमों की लाभदायकता कम होने का दूसरा कारण कर्मचारियों के वेतन भत्तों का अधिक होना है। मार्च 2009 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 246 उद्योगों में 15.35 लाख से भी अधिक लोग कार्यरत थे। श्रमिकों की संख्या अधिक होने से इन उपक्रमों में प्रति व्यक्ति उत्पादकता की दर में घटी है। वर्ष 1988 में श्रम बाहुल्य की समस्या का समाधान हेतु स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण योजना आरंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत अब तक 5.55 लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आज केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में औसत प्रति व्यक्ति परिलब्धियाँ 5,45,500 रुपये प्रति वर्ष है। तीसरा जो बिंदु है वह है लंबी परिपाक अवधि। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम ऐसे हैं जिनमें काफ़ी पूंजी लगी है, लेकिन इनकी परिपाक अवधि लंबी है, जैसे इस्पात, इंजीनियरिंग, रसायन एवं उर्वरक। इस कारण भी इन उपक्रमों में लाभदायकता कम है। अगला जो बिंदु है वह है अत्यधिक स्टॉक। सार्वजनिक उपक्रमों में उचित प्रबंध की योग्यता के अभाव में स्टॉक की मात्रा सदा ही अत्यधिक रहती है। अत्यधिक स्टॉक रहने से पूंजी का एक बड़ा भाग इसमें फैला रहता है, जिससे लाभ कम हो जाते हैं। अगला है प्रबंधकों का प्रशिक्षित न होना। अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में प्रबंधक मंडल के सदस्य एवं उच्च अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं या इस सेवा से अवकाश प्राप्त है, जिन्हें न तो व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है और न ही जिनके पास व्यावसायिक उपक्रम का अनुभव है। अतः वे अपने उपक्रम को व्यावसायिक स्तर पर चलाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अगला जो बिंदु है वह है श्रम कल्याण तथा सामाजिक एवं नागरिक सुविधाओं पर अत्यधिक व्यय। समाजवादी दायित्व को निभाने के लिए सार्वजनिक उपक्रम श्रम कल्याण पर निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यय करते हैं। इससे वहाँ कच्चा माल पहुँचाने तथा वहाँ से पक्का माल देश के भीतरी भागों तक भेजने में अधिक व्यय हो जाता है, जिससे उपक्रमों की लाभदायकता कम हो जाती है। अगला जो बिंदु है वह है कर्मचारियों की मनोवृत्ति। सार्वजनिक उपक्रमों में कम लाभदायकता का सबसे महत्वपूर्ण कारण उन उपक्रमों के कर्मचारियों की मनोवृत्ति है। यह कर्मचारी अपने आप को सरकारी कर्मचारी की भांति मानते हैं, अतः उपक्रम की हानि को कम करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इसके विपरीत वे सरकारी कर्मचारियों की भांति सभी लाभ, भत्ते व सुविधाएं चाहते हैं। और जो अंतिम जो बिंदु है वह है बीमार इकाइयाँ। सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक इकाइयाँ रुग्ण है। औद्योगिक रुग्णता यद्यपि किसी भी व्यावसायिक इकाई को चपेट में ले सकती है, तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सामान्यतः निम्न निष्पादन के कारण निरंतर बढ़ता घाटा है। ऋण अनुपलब्धता, ब्याज में भारी बोझ, पुरानी मशीनरी एवं पुरानी तकनीक का उपयोग, निम्न क्षमता उपयोग एवं श्रम बहुलता आदि भी इसकी रुग्णता के प्रमुख कारण हैं। तो ऐसे बच्चों बहुत से कारण हैं जिनकी की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लाभदायकता में कमी आई है।
बच्चों, अब हम बात करेंगे लोक उपक्रमों की समस्याओं के बारे में। बच्चों, राष्ट्रीय विकास में सार्वजनिक उद्योगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, लेकिन लोक प्रशासन के अन्य संगठनों की भांति ये उपक्रम भी कई प्रकार की संरचनात्मक एवं प्रशासनिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जैसे पहली जो इसकी समस्या है वह है प्रबंध के प्रारूप की समस्या। किसी भी लोक उपक्रम के स्थापना के समय उसके वैधानिक स्वरूप, जैसे विभागीय, निगम या सरकारी कंपनी के निर्धारण में काफ़ी विचार विमर्श किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के स्वरूप का अपना विशिष्ट ढांचा तथा कार्यशैली होती है एवं उसी के अनुसार वह संगठन गुण व दोषों से युक्त होता है। किस प्रकार के उद्योग, कार्य या सेवाओं के लिए कौन सा प्रारूप सर्वाधिक उपयुक्त होगा, इसका निर्धारण करना कठिन रहता है। यही कारण है कि कभी कभी विभागीय संगठन को निगम बनाने का विचार किया जाता है, जो कभी उसके स्थान पर नई सरकारी कंपनी गठित की जाती है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को भारतीय प्रसार निगम के अधीन लाना तथा इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया को कंपनी के रूप में परिवर्तित करना समयानुकूल आवश्यकता का परिणाम रहा है। लोक उपक्रमों को संचालित करने के लिए बनाए जाने वाले प्रबंध मंडल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है नीति निर्धारण मंडल में नीतिगत निर्णयों का कार्य होता है, जबकि कार्यात्मक मंडल में उपक्रम के प्रस्तावित कार्य निष्पादन किए जाते हैं। इसके सदस्य भी पृथक पृथक स्थानों से लिए जाते हैं तथा यह सदस्य लोक उपक्रमों की भांति अंशतः या पूर्णतः उत्तरदायी होते हैं। किसी लोक उपक्रम के प्रबंध मंडल का स्वरूप प्रमुखतः किसी प्रकृति का होगा, इसका निर्धारण करना भी एक समस्या रहती है। लोक उपक्रमों के प्रबंध मंडल में पद स्थापित बहुत से राजनेता तथा प्रशासनिक अधिकारी वाणिज्य, व्यापार तथा उद्योग जैसे तकनीकी विषयों के विशेषज्ञ भी नहीं होते हैं। दूसरी जो समस्या है वह है राजनीतिक हस्तक्षेप की। बच्चों, लोक उपक्रमों को सामान्य प्रशासनिक संगठन की भांति पृथक अस्तित्व इसलिए प्रदान किया जाता है ताकि वे राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्रतापूर्वक कार्य निष्पादित कर सके। किंतु वस्तु स्थिति यह है कि यह जनरली देखने में आता है कि संबंधित मंत्रालय का प्रभारी मंत्री तथा अन्य अधिकारी लोक उपक्रम के आंतरिक प्रशासन में किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करते रहते हैं। लोक उपक्रम के अध्यक्ष तथा प्रबंधक मंडल के सदस्यों के रूप में राजनेताओं को भी नियुक्त किया जाता रहा है। संकीर्ण दलीय राजनीति तथा भाई भतीजावाद के स्पष्ट प्रभाव लोक उपक्रमों पर दिखाई देता रहता है। राजनेताओं के हस्तक्षेप के कारण लोक उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था न्यूनाधिक मात्रा में अवश्य प्रभावित होती है। राजकीय उपक्रमों के समतापूर्ण संचालन संबंधित रिपोर्ट में एडी गोरवाला ने भी निगमों में राजनीतिक हस्तक्षेप को दोषी ठहराया है। इसके अलावा जो तीसरी समस्या है वह है अपर्याप्त जनसंपर्क की। वर्तमान सूचना एवं संचार क्रांति के युग में उपभोक्ताओं या लाभार्थियों या लक्षित व्यक्तियों पर आवश्यक जनसंपर्क करना आवश्यक होता है। जनसंपर्क के माध्यम से संगठन द्वारा न केवल अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाया जाता है, बल्कि अपने उत्पादन तथा सेवा के गुणों एवं विशेषताओं को वर्णित भी किया जाता है। चूँकि अधिकांश लोक उपक्रमों को निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ऐसे में सरकारी तंत्र की शिथिल कार्य प्रणाली के चलते लोक उपक्रम जनसंपर्क की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं। बाजार की स्थिति, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, नवीन तकनीकों तथा नवाचार के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के प्रति अरुचि के कारण लोक उपक्रम पिछड़ जाते हैं। इसी प्रकार लोक उपक्रमों के पाक्षिक प्रतिवेदन
वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षण रिपोर्ट तथा अन्य लेखा विवरण जनता के सामने नहीं लाए जाते हैं। इस प्रकार से लोक उपक्रम स्वयं को बंद के घेरे में रखते हैं। अगली जो समस्या आती है वो है अंकेक्षण यानी अकाउंटिंग की समस्या आती है। उद्योगों के औचित्य अंकेक्षण, कुशल अंकेक्षण तथा संचालन अंकेक्षण यानी ऑपरेशनल ऑडिट सहित पर्याप्त अंकेक्षण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लोक उपक्रमों की स्थापना के समय ही यह निर्धारित कर दिया जाता है कि संबंधित उपक्रम का अंकेक्षण एवं मूल्यांकन किस अभिकरण के द्वारा किया जाएगा। यदि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इस तथा लोक उपक्रमों पर संसदीय समिति इन उपक्रमों का अंकेक्षण कर सकती है, किंतु सभी लोक उपक्रमों को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। अधिकांश लोक उपक्रम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अनुशंसा पर नियुक्त अंकेक्षकों के द्वारा अंकेक्षण करवाया जाता है। विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि लोक उपक्रम अकाउंटिंग, जांच एवं नियंत्रण इत्यादि की प्रक्रियाओं से कतराते हैं। अगली जो समस्या है वह स्वायत्तता तथा जवाबदेहिता की है। लोक उपक्रमों को पर्याप्त प्रशासनिक संगठनों की नौकरशाही प्रणाली से दूर रखकर पृथक अस्तित्व प्रदान किया जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त ये संगठन अपने दैनिक प्रशासन को इच्छानुसार संचालित कर सकते हैं। लेकिन यह प्रश्न बार बार उठाया जाता है कि स्वायत्तता की आड़ में लोक उपक्रम उस धन का दुरुपयोग करते हैं जो जनता के कठिन परिश्रम के द्वारा एकत्र किया जाता है। स्वायत्तता का आशय उत्तरदायित्व के मुक्त होना नहीं होता है। यदि लोक उपक्रमों को कार्यपालिका तथा विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है तो इसे स्वायत्तता का हनन माना जाता है। स्वायत्तता बनाम जवाबदेहिता भी इस निरर्थक बहस में लोक उपक्रम की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। वस्तुतः नियंत्रण का अभाव किसी भी संगठन को दिशाहीन तथा उत्तरदायित्व विहीन बनाता है। लेकिन यह भी सही है कि अत्यधिक कठोर नियंत्रण व्यापारिक प्रकृति के संगठनों की राह में एक बाधा होता है। अगली जो समस्या आती है वह है नीतिगत प्रशासनिक समस्याएं। इसमें लोक उपक्रमों की स्थापना सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। ऐसा भी देखने में आया है कि जब केंद्र या राज्य सरकार ने किसी निगम या कंपनी की स्थापना क्षेत्र विशेष में राजनीतिक आधारों पर की तथा कालांतर में वह उपक्रम विफल सिद्ध हुआ तो लोक उपक्रम को कितनी ही स्वायत्तता प्रदान की जाए, किंतु सर्वोच्च नीतिगत निर्णय मंत्रालयों तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। ये निर्णय कई प्रकार की बाध्यताओं से ग्रस्त होने के कारण गलत साबित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में ही आवश्यक है कि लोक उपक्रमों को निजी उपक्रमों की भांति स्वतंत्र तथा शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाए। नीतिगत गंभीर प्रकृति तथा उच्च धनराशि से संबंधित निर्णय अभी भी मंत्रालय स्तर पर लिए जाते हैं, जिनमें नौकरशाही की परंपरागत लाल फीताशाही, कठोरता तथा अहंकार की व्याधियां प्रभाव डालती है। बच्चों, लोक उपक्रमों में श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी, लागत लाभ तथा कीमत नीति से संबंधित रणनीति व निजी उद्योगों की तुलना में अत्यधिक व्यवहारिक तथा अव्यवहारिक तथा पिछड़ी होने के कारण यह उपक्रम घाटे में चलते हैं। इसमें कार्यरत कार्मिकों का उपक्रमों के प्रति आत्मीयता का भाव नहीं रहता है, बल्कि सरकारी तंत्र मानकर असहयोग, प्रतिबद्धता व अकार्यकुशलता का परिचय दिया जाता है। इसके अलावा कार्य निष्पादन संबंधी समस्याएं भी लोक उपक्रमों में हमें देखने को मिलती है। भारत में अधिकांश लोक उपक्रम चाहे वे केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो या राज्य सरकार के अधीन हो, अर्थव्यवस्था पर बोझ सिद्ध हुए हैं, क्योंकि सरकारी प्रबंध तथा कठोर नौकरशाही प्रणालियों के चलते ये उपक्रम
निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता, उत्पादन क्षमता तथा गुणवत्ता सदैव ही विवादों के घेरे में रहती है। यदि कार्य निष्पादन की समस्या सभी लोक उपक्रमों में व्याप्त नहीं है, तथापि अधिसंख्य लोक उपक्रम इससे ग्रस्त है। कार्य निष्पादन से संबंधित जो समस्याएं आती है वो इस प्रकार हैं। लोक उपक्रमों में सरकार की विपुल धनराशि विनियोजित है, जबकि ये उपक्रम निरंतर घाटे में रहते हैं। यद्यपि लोक उपक्रमों की समस्या निजी उपक्रमों की भांति अथाह लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती, तथापि घाटे में रहने से सरकारी धन की हानि होती है, जो का अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। दूसरी जो है, लोक उपक्रमों को आवश्यकता से अधिक मानव श्रम शक्ति जैसे कार्मिक नियोजित है। अकुशल तथा अप्रतिबद्ध कार्मिक इस उपक्रम की निष्पादन क्षमता को प्रभावित करते हैं। अगला जो कारण है वह है लोक उपक्रमों की कुल क्षमता का सदैव उपयोग नहीं हो पाता है। घटती उत्पादन क्षमता, निम्न स्तरीय गुणवत्ता तथा तकनीक एवं उत्पादन में समयानुकूल परिवर्तनशीलता के अभाव की समस्याएं भी होती है। लोक उपक्रमों में लागत लाभ का विश्लेषण भी उत्साहजनक नहीं पाया जाता है और न ही इनपुट तथा आउटपुट के मध्य तर्कसंगत साम्यता होती है। लोक उपक्रमों का आंतरिक प्रशासन अनुशासनहीनता तथा नौकरशाही के दोषों से ग्रस्त होने के कारण पहल की क्षमता के अभाव से ग्रस्त है। सरकारी उपक्रमों में प्राय नवाचारों का अभाव पाया जाता है, जबकि वर्तमान युग में तकनीकी परिदृश्य तीव्रता से परिवर्तन होता जा रहा है और नवाचारों का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगला जो है, औद्योगिक व श्रमिक संबंध के प्रति उदासीनता के कारण प्राय श्रमिक असंतोष, असहयोग तथा हड़ताल आदि की समस्याएं बनी रहती हैं। बच्चों, जो समस्याएं लोक उपक्रमों की आती है उनके समाधान के लिए कुछ सुझाव या ये समस्याएं बहुआयामी हैं, तो इनके लिए कुछ प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं। जैसे लोक उपक्रमों की कार्य निष्पादन की समस्याएं बहुआयामी होती है, अतः इनसे छुटकारा पाने के लिए सन 1951 के पश्चात अनेक प्रकार के प्रयास किए गए। इन प्रयासों में लोक उपक्रमों में सरकारी पूंजी का विनिवेश तथा निजीकरण भी सम्मिलित है। अधिकांश विशेषज्ञ समितियों ने यह सुझाया है कि लोक उपक्रमों के अंशों में जनता की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए और सरकार के द्वारा कार्मिकों में कमी तथा समय समय पर निजीकरण के प्रयास करके इन समस्याओं से समाधान का प्रयास किया जाता रहा है। अगली वीडियो में हम लोक उपक्रमों पर नियंत्रण की बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।